Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act में लास्ट क्लासेस तक हम जो सेक्शन 5 का जो था सेकंड क्लॉज को हम डिस्कस कर चुके थे, उसके साथ साथ हम वॉइडेबल मैरिज को भी डिस्कस कर चुके थे। इससे प्रीवियस क्लास में हम 5 क्लॉज 1 और 4th और 5th क्लॉज के भी डिस्कस किया था, साथ साथ वॉइड मैरिज को भी डिस्कस किया था। कल वाले कंसेप्ट में एक मैंने इंपॉर्टेंट केस और लिखवाना, आप नोट कर लीजिए। ये बच्चों की वॉइडेबिलिटी के बारे में है। इस केस का नाम है सुदर्शन वर्सेस स्टेट। सुदर्शन वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या था, जब वॉइडेबिलिटी की बात आई तो ये बात कही गई कि द चिल्ड्रन जो है वो लेजिटिमेट होंगे। चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट only if the marriage is void due to सेक्शन 11। अगर सेक्शन 11 की वजह से कोई मैरिज वॉइड हो जाती है तभी जो है लेजिटिमेटी जो है बच्चे की वो मानी जाएगी कि वो क्या है, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट नहीं है। 1988 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद तो और भी काफी इंप्रूवमेंट्स इसके रिगार्डिंग आई है। जो सेक्शन 11 की हम बात करते हैं उसमें क्या था, जो एक ही कंडीशन दी गई थी, उसके अंदर बेसिकली जो मेन कंडीशन दी थी जो थी बाइगमी से रिलेटेड थी, और जो स्पिंदर रिलेशन था उसके तहत या किसी अदर रीजन के तहत अगर मान लो ये कोई भी वॉइड मैरिज हुई है तो उसके बारे में बात हो रही है। अगर बात आती है नो मैरिज की तो उस मामले में तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि बच्चों की जो लेजिटिमेसी है वो माना जाएगा कि इलेजिटिमेट है वो, और आप इसे लेजिटिमेट नहीं कह सकते। आज का हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा सेक्शन 5 की थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इसके रिगार्डिंग है। सेक्शन 5 की जो थर्ड कंडीशन है इसके रिगार्डिंग कि लड़का जो है 21 साल का, लड़की जो 18 साल की होनी चाहिए। इसके बारे में ये बात होती है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अगर इसको हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत पढ़ें, रीड विद PCMA 2006 के तहत इसे पढ़े तो क्या होगा। नॉर्मल तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये मैरिज क्या है, वैलिड है, बट इसमें क्या है, अगर पार्टी चाहे तो इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, ये इसमें कुछ प्रोविजन है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसने एनुअल रिपोर्ट दी थी 1995 और 1996 में, और ये बात कही गई कि जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पीसीएमए के तहत थोड़ी सी पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होगी तभी जाके पेरेंट्स जो है बच्चों की मैरिज नहीं करेंगे या चिल्ड्रन जो है वो मैरिज नहीं कर पाएंगे। अब इश्यू राइज होता है कि मान लीजिए 21 साल का लड़का जो है 21 का नहीं हुआ, अभी 20 साल का ही है, 20 इयर्स ओल्ड है लड़का, लड़की जो है 18 की हो चुकी है। तो इस मामले में अगर वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं तो क्या होगा। अभी रिसेंटली एक केस है प्रियाप्रीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा। स्टेट ऑफ पंजाब का है ये केस। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इसमें बात कही कि अगर लड़का 20 साल का, लड़की 18 साल की, ठीक है वो मैरिजेबल एज नहीं है, उनकी शादी की उम्र नहीं। इसमें क्या हुआ था, पेरेंट्स ने के हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली थी कि हमारा बच्चा जो है वो साथ को जो वहां से निकाला जाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है वो 20 साल की एज है, मैरिजेबल एज तो नहीं है, शादी की एज तो नहीं है, बट वो बालिग तो है। 18 की उम्र में जब वोटिंग राइट मिल सकता है तो उसके बाद बच्चों को अपना किसी के साथ वो रहना चाहिए, उसका वो भी राइट उन्हें मिलता है। तो अगर ये दोनों बिना मैरिज के साथ रह रहे हैं और दोनों की कंसेंट है तो पेरेंट्स की कोई भी ऐसी आप कह सकते हो फोर्स का या यूज नहीं होगा, ये अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तो ये तो हो गया बिना शादी के साथ रहना, जिसे आप लिव इन भी कह सकते हो, और इस तरीके से कोई भी पेरेंट जो है वो प्रेशर नहीं लगा सकता क्योंकि दोनों बालिग हो चुके हैं। 18 इयर्स की एज में आने के बाद दोनों को जब वोटिंग राइट मिल सकता है तो वो शादी का या साथ रहने का फैसला भी कर सकते हैं। अब पीसीएमए की कुछ प्रोविजंस है वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, आप नोट कर लो। सॉरी, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही बना पाऊंगी क्योंकि थोड़ा गले में भी इश्यू और सिर भी दर्द हो रहा है। तो आगे का जो हमारा है इसमें क्या फीचर्स थे, इसमें
सेक्शन 3 जो है वो कहता है चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। सेक्शन 3 इसका कहता है वॉइडेबल मैरिज का राइट है, वॉइडेबल मैरिज राइट टू पार्टी, पार्टी को राइट है कि वो डिक्लेयर करवा सके, टू डिक्लेयर। अगर उनकी शादी अपनी मर्जी से नहीं हुई तो सेक्शन 3 कहता है कि पार्टी अगर चाहे तो डिक्लेयर करवा सकता है। अगर किसी बच्चे की इस एक्ट के आने से पहले शादी हो गई थी, वो भी 18 साल और 21 साल की उम्र से पहले, तो वो क्या है, मेल या फीमेल इसमें डिक्लेयर करवा सकता है। फिर सेक्शन 3 कहता है डिक्रीटी ऑफ नलिटी की इसमें डिक्री आ जाएगी, डिक्री ऑफ नलिटी आ जाएगी, और नलिटी की जब डिक्री आएगी वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसमें दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है नलिटी की डिग्री यहाँ पर ऑर्डर कर देगा। फिर कहता है कि जो चाइल्ड मैरिज थी वो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द चाइल्ड हु आर पार्टीज टू मैरिज हैव अटेन्ड मेजॉरिटी। मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, ये 16 साल का था और ये 15 साल का था, ठीक है, 15 साल की थी। अब ये जब 21 साल का होता है और ये 18 साल की, इसके बाद 2 साल का टाइम है, 2 साल तक वो जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं वॉइडेबल मैरिज के। इसके बाद उन्हें किसी प्रकार का राइट नहीं मिलेगा, फिर वो मैरिज जो है परमानेंट ही मानी जाएगी, वैलिड ही मानी जाएगी, और उसको फिर रिजोल्व करवाने का प्रॉपर प्रोसीजर होगा डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद ही फिर वो अलग हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। फिर इसमें अगला प्रोविजन है सेक्शन 4, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस फॉर फीमेल। अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो सेक्शन 4 बात करता है फीमेल के मेंटेनेंस की, फीमेल के मेंटेनेंस की बात करता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 के बाद ये कहा गया है कि फॉर्म में कहा गया ओनली फीमेल पार्टी कैन क्लेम फ्रॉम द हस्बैंड इफ हस्बैंड इज आल्सो अ चाइल्ड अंडर 21 years of age, then his guardian or parents are liable to pay maintenance quantum discretionary of the court। अगर लड़का बालिग नहीं हुआ, उससे पहले अगर चाइल्ड मैरिज होता है तो लायबिलिटी किसके ऊपर होगी, बिफोर मेजॉरिटी ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की मेजॉरिटी से पहले पेरेंट्स आर लायबल, पेरेंट्स लायबल होंगे, पेरेंट्स आर लायबल टू पे मेंटेनेंस देने के लिए लायबिलिटी पेरेंट्स की हो जाएगी। फिर सेक्शन 6 कहता है कि जो लेजिटिमेसी है, सेक्शन 6 बात करता है लेजिटिमेसी के, किसकी लेजिटिमेसी की बात कर रहा है ये, चाइल्ड के, जो चाइल्ड बोर्न आउट होगा उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी, क्या उसको राइट्स मिलेंगे, वो सारा का सारा बताता है नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है पीसीएमए का। सेक्शन 6 कहता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बोर्न ऑन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में अगर बोर्न है तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड आ जाएगा। चाइल्ड की लेजिटिमेसी आ जाएगी यहाँ पर। फिर है कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड मैरिज में जो मेंटेनेंस है और कस्टडी है वो किसको देखी जाएगी, कस्टडी होगी। अगर कस्टडी की बात करें तो एक ही फैक्ट है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। बच्चे का जो वेलफेयर है, उसकी भलाई है, वही देखी जाएगी। कस्टडी जो है इट में भी फादर, फादर को दी जा सकती है, और इट में भी मदर, मदर को भी दी जा सकती है कस्टडी। ये डिपेंड करता है बच्चे का वेलफेयर किस चीज में है, जो सर्कमस्टेंसेज है उनको देखा जाएगा, और उनके अलावा और कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ मेल अडल्ट फॉर मैरिज एंड चाइल्ड। अगर चाइल्ड की मैरिज हो जाती है उसमें मेल को क्या पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट टू मेल सेक्शन 9। मेल अडल्ट की पनिशमेंट की बात हो रहा है यहाँ पर। फिर बात हो रहा है पनिशमेंट ऑफ प्रोमोटिंग एंड परमिशिंग। अगर मैरिज हो रही है और उसको कोई बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा कंसेप्ट,
इसमें अगला इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड मैरिज वॉइड बीइंग ए मैरिजेबल मैरिज अंडर किन किन सर्कमस्टेंसेज में वॉइडेबल मैरिज होगी। व्हेन चाइल्ड इज टेकन एंड एंटाइज आउट ऑफ द कीपिंग लॉफुल गार्जियन से अगर उठा लिया गया है वॉइड भी होगी चाइल्ड मैरिज। सेक्शन 12 में वॉइड होगा किस सेंस में, उसको एंटाइज किया गया है यानी कि किडनैपिंग की गई है, किडनैपिंग करके और उसकी मैरिज हुई है वो वॉइड हो जाएगी। सेकंड फैक्ट है इट टेकन बाय फोर्स है, डिसीटफुल मेन है, धोखे से करा गया है उस मामले में। नेक्स्ट है विद द चाइल्ड इज सोल्ड, बेचा गया है, बेच दिया गया, फिर उसकी शादी है, बच्चे को बेच दिया गया। उसके बाद है वेयर द सच मैरिज, उसको वॉइडेबल नहीं माना जाएगा बल्कि वॉइड माना जाएगा। लास्ट पॉइंट, जो ऑफेंसेस अगर इसमें कोई क्रिएट करता है वो कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि इसमें एफआईआर दर्ज होगी, कॉग्निजेबल है, पुलिस के पास पावर है, नॉन वेलेबल होंगे, बेल भी नहीं मिलेगी, इस पर किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं है बेल का। तो ये कुछ कंसेप्ट था पीसीएमए के रिगार्डिंग, ये जो मैंने आपको कवर करवा दिया। इसके साथ साथ हम सेक्शन 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें कोई मैं केस देख लेती हूँ अगर कोई रह गया है तो। इसमें ऐसा मेरे को कोई केस माइंड में नहीं है तो हम आगे करते हैं नेक्स्ट। सेक्शन 7 छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो सेक्शन 7 को बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें करना है तो उसका थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगर बिल्कुल ही छोटा लेक्चर रखूंगी तो सिलेबस ही कवर नहीं होगा। सेरेमनीज की बात कर रहा है कि सेक्शन 7 कहता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज की क्या क्या सेरेमनीज है, दो भाग में से डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट है सेक्शन 7 का क्लोज फर्स्ट, सेकंड है सेक्शन 7 का क्लोज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कहता है a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rights of either parties। कह रहे कस्टमरी राइट्स होने चाहिए, कस्टमरी राइट्स ऑफ आइदर पार्टी। सबसे पहले चीज दोनों हिंदू होने चाहिए। मान लो एक लड़का है ए, वो क्या है हिंदू है, एक लड़की है बी जो क्या सिख है, दोनों की शादी हो रही है, दोनों पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। या तो हिंदू की तरह सप्तपदी ले ले, 7 फेरे ले ले, और या लावा जो रस्म होती है आनंद कारज एक्ट के तहत उसके तहत कर ले। इन दोनों में से किसी एक की भी सेरेमनी को अगर फॉलो किया जाता है तो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों ना तो 7 स्टेप्स लेते हैं ना ही लावा करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं सिर्फ गार्लैंड डालकर फूलमाला डालकर शादी कर लेते हैं, दिस मैरिज इज वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये क्या है कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये नो मैरिज की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो किसी न किसी दोनों में से किसी एक पार्टी का उसमें रिलेशन होना चाहिए। एक हिंदू और एक मुस्लिम है, उनकी शादी इसके तहत हो ही नहीं सकती, हिंदू पे अप्लाई होता है ये एक्ट, तो ये क्या कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ जो तहत है वो शादी कर सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इनके ऊपर लागू होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट कि आइदर पार्टी की जो है आप ये कहोगे कि एक सेरेमनी को लैक्स लॉ की सेलिब्रेशंस, ये एक टर्म होती है लैक्स लॉ की सेलिब्रेशन, कि किसी एक की सेरेमनीज लोकल जो सेरेमनी है वो अडॉप्ट की जाएगी। फिर कहता है सेकंड क्लॉज कहता है वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम jointly before the sacred fire, the marriage becoming complete and binding when the 7th step is taken। अब ये इलस्ट्रेटिव है, ये तो क्या है मैंडेटरी है ये, यानी कि कोई सेरेमनी तो करनी ही पड़ेगी, ये नहीं कि कौन सी करनी है, कोई तो सेरेमनी करनी पड़ेगी तभी वो मैरिज वैलिड होगी।
ये मैंडेटरी है। 7(2) जो है वो है डायरेक्टरी, डायरेक्ट कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कि या तो जैसे हिंदू में एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेटिव है, ये एग्जाम्पल इसमें दे दिया है कि या तो आप सप्तपदी कीजिए, और जब सप्तपदी होता है तो उसमें जैसे ही लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा मैरिज वैलिड हो जाएगी। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से भी शादी कर सकते हो। आप हिंदू हो तो लावा के तरीके से कर सकते हो, आपके कोई और रिवाज है उस रिवाज के तहत भी कर सकते हो। इसके अलावा भी सेरेमनी से कुछ छूट मिल जाती है, वो मैं आपको करवाती हूँ अभी। जो कस्टमरी सिस्टम है उसके तहत भी इसमें छूट है सेरेमनीज के रिगार्डिंग, इसको भी हम कस्टम के रेफरेंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट होते हैं। 2 तरीके की मैरिज और होती है जो मोस्टली, ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। 7 जो मैंडेटरी की बात करता है, एग्जाम में क्वेश्चन है तो 7 मैंडेटरी है, और जो है डायरेक्टली इलेक्ट लॉ की सेलिब्रेशन किससे रिलेटेड है, सेक्शन 7 से। अब एक 2 टर्म और है जो मोस्टली यूज होता है, कस्टम में फॉलो किया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, मेंस में, प्री में चांसेस कम होते हैं लेकिन मेंस में पूछे जाते हैं। 2 तरह की मैरिज और होती है। फर्स्ट है चैदर अंदाजी मैरिज। सेकंड होती है करेवा मैरिज। आप लिख लीजिए चतुरंदाजी, मैरिज ऑफ यंगर ब्रदर विद एल्डर ब्रदर्स विडो बाय पुटिंग अ क्लॉथ और शीट ऑन हर हेड, इट इज डीम्ड वैलिड मैरिज। इसमें क्या होता है कि एक ब्रदर की वाइफ है, ब्रदर जो है एक्सपायर हो चुका है, उसकी वाइफ है, उसकी शादी उसके देवर से कर दी जाती है। देवर से जब करेगा, देवर क्या करेगा, एक चादर जो उसके ऊपर उठा देता है या दुपट्टा उठा देता है, तो उसे जो है चतर अंदाजी मैरिज कहते हैं। इसे चूड़ी, कई जगह इसे चूड़ी पहनना कह देते हैं कि देवर की चूड़ी पहन ली, इसका मतलब है ये भी एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी, हालांकि इसे प्रॉपर सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया गया। फिर है करेवा मैरिज। करेवा मैरिज क्या होता है, इट इज जनरली मेड एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में कि वो साथ रहेंगे। इट इज इक्वल टू लिव इन रिलेशनशिप होता है। ये क्या होता है, इक्वल टू लिव इन रिलेशनशिप होता है, लिव इन के समान ही इसे माना जा सकता है। इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। बिटवीन द पार्टीज ये एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के तहत जो है एक प्रॉपर तरीके से इसे मैरिज भी माना गया है। मैं इसकी रिगार्डिंग कुछ कमेंट्री वो मैं आपको बता देती हूँ। इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली साउथ इन इंडिया, वेयर पुटिंग ए मंगलसूत्र इन ब्राइड्स नेक बाय ब्राइडग्रूम इज सफिशिएंट। साउथ में क्या है कि मंगलसूत्र डाल दिया तो सफिशिएंट है। However, customary form of marriage should be prevalent and practiced either of the party to the marriage। जो कस्टम है उसको फॉलो भी किया जाता है। The doctrine of factum valet enable the cure। एक टर्म होता है factum valet, डॉक्ट्राइन है ये कहता है thousands of tax। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड ये कहता है कि फैक्ट कैन नॉट बी चेंज बाय 1000 टैक्स। कोई भी फैक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन है ये, ए फैक्ट कैन नॉट बी चेंज बाय 1000 ऑफ टैक्स। एक फैक्ट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते वो चेंज हो जाएगा किसी वजह से। अगर कोई मैरिज हुई है उसमें सेरेमनी प्रॉपर नहीं फॉलो की गई तो आप ये नहीं कह सकते कि सेरेमनीज हो गई है, लेकिन कस्टम है इसको क्योर किया जा सकता है। क्योर का मतलब है जो कस्टम से इसको क्योर किया जा सकता है कि हाँ कस्टम ये बात कहता है तो हम इसको फुलफिल कर देंगे। ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग एक केस है, उसके मैं फैक्ट्स बता देती हूँ क्या है। केस का नाम लिखिए, राजाइया वर्सेस सेलिया। इसके फैक्ट समझ लेते हैं क्या है।
As a self-respect movement, a government of people took an invitation to free Hindus from the cycle of ceremonies. एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें ये बात कही कि हिंदू को जो है वो सेरेमनी से फ्री कर दिया जाए। उस मामले में क्या हुआ कि मंगलसूत्र ही सफिशिएंट होगा, तो उस मामले में ये इश्यू राइज हुआ। जब ये इश्यू राइज हुआ तो उसमें डिसीजन दिया कोर्ट ने। इश्यू ये राइज हुआ कि वेदर ओनली मंगलसूत्र वेयरिंग ही सफिशिएंट है सेरेमनीज के लिए। तो डिसीजन ये आया, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दिस इज ए अप्रिशिएबल एक्ट। हालांकि अप्रिशिएबल एक्ट है, पब्लिक बेनिफिशियल के है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट इस प्रकार की कोई भी सेरेमनीज को मंगलसूत्र सिर्फ वेयरिंग करने की सेरेमनी को मान्यता नहीं देती है, तो इसलिए जो इसको वैलिड नहीं माना गया था। तो ये तो हो गया आज का हमारा कंसेप्ट सेक्शन 7 तक। उसके अलावा कल हम करेंगे सेक्शन 8 और 9, 2 सेक्शन को करेंगे। 10 भी साथ में हो जाएगा। 10 को जो है मैं 13 के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में सॉरी इक्वल ही उनके प्रोविजंस हैं कि किस प्रकार किस आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है और किस पे जुडिशियल सेपरेशन। एक लेक्चर उससे रिलेटेड हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ समझाने वाला इतना नहीं है। उसके बाद फटाफट बेयर एक्ट से ही एक दिन में ये सारा कवर करवा दूंगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है लास्ट में। बाकी सारा बेयर एक्ट प्रोविजन है जो मैं डायरेक्ट बेयर एक्ट से भी आपको करवा सकती हूँ। मुझे बोर्ड पर समझाने की किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी फर्दर जैसे ही नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि अगर उनको भी ये बेनिफिशियल लगे तो उनकी स्टडी में काफी हेल्प कर सकता है। कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।